नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भारतीय नदी के बारे में जाना था। आज फिर से उसको थोड़ा-सा पढ़ते हुए हम आगे एक नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं स्टार्ट करते हैं भारतीय नदी प्रणाली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 2 प्रकार की 2 प्रकार की नदी प्रणाली है। जी हाँ, 2 प्रकार के नदी प्रणाली तंत्र है हमारे यहाँ। एक है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जी हाँ, तो जब हिमालय की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हिमालय में 3 नदी तंत्र है जो सबसे प्रमुख है। एक है हमारा गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है हमारा सिंधु नदी तंत्र। वहीं प्रायद्वीपीयों में जब हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय की 2 और कैटेगरीज हमारे सामने निकल कर आती है। जी हाँ, एक ऐसी नदियाँ जो जिनका उद्गम पश्चिमी घाट जी हाँ, पश्चिमी घाट की नदियाँ जी हाँ, पश्चिमी घाट की नदियाँ और दूसरी जब हम नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो जो दूसरी नदियाँ होती हैं वो विंध्यन श्रेणी की नदियाँ होंगी। विंध्यन श्रेणी की नदियाँ। दोस्तों, यहाँ पे होता है हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न, पर फिर भी पश्चिमी घाट में उद्गम होने वाली नदियों की जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही ईज़ी है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, ये सारी जो नदियाँ हैं दोस्तों, ये नदियाँ जो हैं, ये प्रायद्वीपीय में पश्चिमी घाट की नदियाँ इनको कहा जाता है। वैसे ही विंध्य श्रेणी की नदियों की जब हम बात करते हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये विंध्य श्रेणी की नदियाँ कहलाती हैं। तो अब ये हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, आखिर इनके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो हिमालयी नदियाँ जो है, इनके स्रोत की जब हम बात करें, तो जो हिमालयी नदियों का स्रोत है, वो या तो ग्लेशियर होते हैं और या तो वर्षा होती है। या हिमालयी नदियों के जो स्रोत है, वो या तो वर्षा होती है या तो ग्लेशियर या दोनों ही, सदा नीरा ये नदियाँ होती है। वहीं जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं दोस्तों, जी हाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, उनका स्रोत जो होता है वो केवल वर्षा पर निर्भर करती है, क्योंकि ये क्या करती हैं दोस्तों, ये जो है अपना भूमिगत जल को बहाने का काम करती है। तो हिमालय में नदियों की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रायद्वीपीय नदियाँ दोस्तों। जी हाँ, हिमालयी नदियों में सिंचाई की संभावनाएँ भी जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उसमें सिंचाई की संभावनाएँ थोड़ी-सी कम होती है। इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक नदी तंत्र आता है दोस्तों हमारे पास में और आज जिस नदी तंत्र को हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस नदी तंत्र का नाम है हमारा सिंधु नदी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र। तो हम लोग अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम इसमें आने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सिंधु नदी है, नंबर 2 झेलम नदी है, नंबर 3 चेनाब है, नंबर 4 ब्यास है, नंबर 5 रावी है और नंबर 6 सतलुज है। जी, ये प्रमुख नदियां हैं हमारे सिंधु नदी तंत्र की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें सिंधु नदी के उद्गम की,
जी हाँ, तो इसका जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के पास है। कहाँ से होगा दोस्तों? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम जो है हमें वो देखने को मिलता है दोस्तों। मानसरोवर झील जो कि कहाँ पर है? कैलाश पर्वत के पास में है। जी हाँ, कैलाश पर्वत भी कहीं हमें लिखा हुआ मिल जाता है, उत्तर के अलावा। और ये जो बाकी नदियां हमने देखी, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सभी जो है ये सहायक नदियां है। भारत में अगर इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। भारत में कुल लंबाई जो है इसकी वो कितनी है? 1114 किलोमीटर है। साथ में भारत और पाकिस्तान के मध्य, जी हाँ, भारत पाकिस्तान के मध्य जो है ये एक विवाद का कारण भी बनी हुई है। जी हाँ, विवाद का कारण भी बनी हुई है। अब सिंधु नदी की और छोटी छोटी सहायक नदियां हैं दोस्तों, जिसमें एक पहली जो है वो है नुब्रा। नुब्रा है, श्योक, गिलगिट, नाम सुनोगे दोस्तों आपने ये, गिलगित है, जास्कर है, गिलगित, जास्कर, काबुल, ये पाकिस्तान की तरफ से आती है। जी हाँ, तो ये सारी नदियां जो है ये सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न आता है कि भाई ये नदी जो शुरू कहाँ से हो रही है? मानसरोवर झील से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, यहाँ इसका उद्गम है, और इसका जो कराची के पास, कराची के पास अरब सागर में, अरब सागर क्या है इसका? डेल्टा है। जी हाँ, कराची के पास अरब सागर में इसका डेल्टा है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होता है। ये नदी जो है दोस्तों, ये तिब्बत से, जो कैलाश मानसरोवर है वहां से निकलकर लद्दाख से होती हुई कश्मीर जाती है, पहले उत्तर की तरफ जाती है, फिर एकदम से टर्न होके ये नीचे अरब सागर की तरफ आती है। तो जो ये यहाँ पे टर्न लेती है दोस्तों, जी हाँ, जो यहाँ पे टर्न लेती है इसको सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं। सिंटेक्सियल बैंड इसको बोला जाता है, सिंटेक्सियल मोड इसको बोला जाता है। एकदम से जाते जाते ये दक्षिण की दिशा की तरफ मुड़ जाती है। जी, तो अब इसमें जो दूसरी नदी है दोस्तों वो है हमारी चिनाब। जी हाँ, चिनाब नदी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी, अ, चिनाब नदी, चिनाब के पहले हम दोस्तों एक काम करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं झेलम नदी को। दोस्तों झेलम की जब बात करते हैं तो परीक्षा में पूछा गया है झेलम का पुराना नाम क्या है, या ऐतिहासिक नाम क्या है? तो इसका ऐतिहासिक नाम है वितस्ता। जी हाँ, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका जो उद्गम है ये वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है, वेरीनाग लेक के नाम से जानते हैं। और इसी के आगे जब ये जाती है तो ये वुलर में, वुलर झील में भी मिलती है। कहाँ मिलेगी? वुलर झील पर भी मिलती है। और सबसे खास बात, जो एक शहर है श्रीनगर, श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। जी हाँ, झेलम नदी के किनारे पर ही ये बसा हुआ है। अब इसके आगे जब हम झेलम की बात करते हैं तो आपने शायद सुना होगा कि अनंतनाग, बारामूला, ये सारी जो जगह हैं ये किस नदी के किनारे हैं? जी हाँ, झेलम नदी के किनारे ही ये सारे स्थान है। साथ में एक नदी है जिसको किशन गंगा कहा जाता है। जी हाँ, कौन सी नदी कह रहा हूं दोस्तों मैं? किशन गंगा।
किशनगंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो यह है तो भारत की नदी, पर इसको पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम। नीलम कहाँ कहते हैं दोस्तों इसको? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको नीलम कहते हैं। और इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसको नीलम झेलम के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। जी हाँ, नीलम झेलम के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। वहीं जब हम अगली बात करते हैं तो आती है हमारे दोस्तों चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब नदी की बात करते हैं तो इसका जो पुराना नाम है चेनाब का दोस्तों वो है अस्किनी। जी हाँ, अस्किनी, इसको इतिहास के पन्नों में इसका नाम जो हमें मिलता है दोस्तों वो है अस्किनी। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की बड़ी सहायक नदी। साथ में जो इसको हिमालय में ऐसी दो स्ट्रीम्स अलग अलग निकलती है, चंद्र और भागा। तो इसको हिमालय में चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में से किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। और यह जुड़कर, साथ में जुड़कर क्या बन जाती है? हमारी चेनाब नदी बन जाती है। जी, अब इसका सबसे बड़ी बात, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम है, जी हाँ, उद्गम ये पूछा गया है परीक्षा में। ये बारालाचा ला, जी बारालाचा ला, ला का मतलब होता है पास, बारालाचा ला दल। जी, कुछ लोग इसको बड़ा लाचा दर्रा भी बोलते हैं। यहाँ से इसका उद्गम होता है। वहीं जब हम अगली नदी की बात करते हैं तो झेलम के बाद जो अगली नदी है वो है रावी। जी हाँ दोस्तों, अगली नदी है रावी। रावी का नाम है पुरुषणी। रावी नदी का नाम है पुरुषणी। पुरुषणी, या इसको कुछ लोग कहते हैं इरावती। जी हाँ, इरावती के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इसका जो उद्गम है दोस्तों, बहुत ही फेमस जगह है। उद्गम जो है इसका वो होता है हमारा रोहतांग दर्रे के पास से। जी हाँ, कहाँ से? रोहतांग दर्रे के निकट। रोहतांग दर्रे के निकट से इसका जो उद्गम है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब रोहतांग दर्रे से आगे जाती है तो दोस्तों ये कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, ये नदी जो है ये कुल्लू घाटी भी बनाती है। रावी नदी कुल्लू घाटी में बनाती है। आगे जाकर चेनाब में मिल जाती है। आगे जाकर चेनाब में ये मिल जाती है। वहीं जो अगली नदी है दोस्तों, बहुत ही छोटी सी नदी है, ब्यास नदी, जिसका पुराना नाम है विपाशा। जी हाँ, विपाशा, जिसका पुराना नाम जो है वो क्या है? विपाशा इसे कहा जाता है। यह भी कहाँ से निकलती है दोस्तों? रोहतांग दर्रे के पास से। रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे के पास होता है। साथ में रोहतांग दर्रे के पास होने के बाद में ये जो है सीधी सीधी आगे जाती है। आपने नाम सुना होगा मनाली का, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है मनाली जो है, हिमाचल प्रदेश में, इसी नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। बाद में यह कहाँ जाती है? सतलज में मिल जाती है। जी हाँ, सतलुज में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी आखिरी नदी है, नाम है उसका सतलुज नदी। सतलुज नदी, जी हाँ, हिमालय के अंदरूनी भाग से ये निकलती है। इसका भी उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास है। मानसरोवर झील के पास जो है दोस्तों वो इसका उद्गम होता है, और उस जगह का नाम है राकसताल। जी हाँ, उस जगह का नाम क्या है? राकसताल उसको कहते हैं। और ये एक दर्रा है, शिवकिला दर्रा। जी हाँ दोस्तों,
कौन सा दर्रा कहा मैंने? शिक्किला दर्रा। यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। इतना होने के बाद में दोस्तों, और इस नदी की खास बात की जब हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल। जी हाँ, भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर है। साथ में दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो सतलज नदी से ही निकलती है। जी हाँ, कहाँ से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। दोस्तों हम एक चीज यहाँ पे भूल गए, सतलज नदी का ऐतिहासिक नाम, इसका ऐतिहासिक नाम है शतुद्री। शतुद्री ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। जी हाँ, कई बार जो है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ खास बात कर लें नदियों के बारे में, क्योंकि जब भी हिमालय की नदियां होती हैं तो हिमालय की नदियां जो है वो दोआब बनाती है। जी हाँ, दोआब बनाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 5 नदियां हैं, जी हाँ, 5 नदियों की मैंने बात करी दोस्तों। 5 नदियां कौन सी 5 नदियां होंगी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन पांचों को जोड़कर एक साथ पंचनद कहा जाता है। कुछ लोग इसको पंजनद भी बोलते हैं। तो इसको पंजनद जो है वो कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम पंजनद का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पंजनद द्वारा निर्मित दोआब, पंजनद द्वारा निर्मित दोआब। जी हाँ दोस्तों, 5 दोआब है यहाँ पे। 5 दोआब जो हमें खास बात से याद रखने होंगे। सबसे पहला है बिस्त, बिस्त दोआब। एक पहला बिस्त दोआब, दूसरा है बारी, बारी दोआब। तीसरा है दोस्तों रचना, दोआब। चास दोआब, चाच दोआब। और आखिरी में आता है सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब जो है, अब दोस्तों कौन कौन सी नदियों ने ये दोआब जो है ये बनाए हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए बिस्त, ब्यास और सतलुज। जी हाँ, ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलज नदी के बीच, जी हाँ, क्या स्थिति है इसकी? जो नाम से ही बहुत स्पष्ट है, बिस्त, ब्यास और सतलज के बीच बारी। जी हाँ, बारी। तो बारी को हम कैसे करेंगे? तो ब्यास और आरई, रावी के बीच। रचना, रचना, जी हाँ, रचना, आर से रावी और रचना चेनाब। तो देखिए दोस्तों, रावी और चेनाब के बीच। देखिए चास, चेनाब, झेलम, चेनाब और झेलम के बीच। और वही सिंध सागर, तो दोस्तों ये हो जाएगा झेलम और सिंध
के बीच। जी हाँ, झेलम और सिंधु के बीच। तो ये एक मूल रूप से बेसिक सी चीज है जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानने हमारे लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे जो पंजनद है, यह भी कभी कभी पूछा गया है कि पंजनद कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों। तो पंजनद में आती है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पंजनद होती है और ये पांचों नदियां जो है ये मिलती हैं और बाद में मिलने के बाद इनकी एक ही धारा जो है वो जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और सिंधु नदी जो है वो कराची के पास अपना डेल्टा जो है दोस्तों वो बनाती है। जी हाँ, कराची के पास अपना डेल्टा बनाती है। तो यह थोड़ी सी जानकारी थी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। हमारे रेगुलर कोर्स में हम आपको सारी नदियों के बारे में और भी डिटेल में बताते हैं और भी छोटी छोटी बातों के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वह एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एमपीएसआई का एग्जाम हो या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। जी, तो आज जो हमने देखा वो इंट्रोडक्शन देखा सिंधु नदी तंत्र का। अगली क्लास में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसको भी देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।